अरुण भारती चुनाव आयोग चोरी के दरवाजे से खेल खेल रहा है और वो खेल एनडीए को जिताने के लिए खेल रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए चोरी से जीता, अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी चोरी से जीती है और अब बिहार में ये खेल खेलने की कोशिश है। क्या कहना चाहते हैं आप? अमीश जी, 1965 में क्या हुआ था? 1983 में भी एसआईआर हुआ था, 87 में भी हुआ था, 93 में भी हुआ था, 2005 में भी हुआ था, 2009 में भी हुआ था, 2019 में था। उस वक्त तो ये लोकतंत्र को मजबूत करने की बात थी। आज ये कैसे लोकतंत्र को कमजोर करने की बात हो रही है? देखिए, चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है। ये उसका विशेषाधिकार है कि कब वो एसआईआर करवाना चाहता है। जब पहले एसआईआर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई, उनके जो फर्जी वोटर हैं जी जी पे सरकार मना करती थी। आप याद कीजिए, मैं आपको याद कराना चाहूंगा 1995 का दौर, जिस वक्त वोटर वोट किया हुआ बैलेट बॉक्सेस कुएं में फेंक दिए जाते थे। क्यों किए जाते थे इस तरह से? क्योंकि फर्जी वोट डलवाए जाते थे उस वक्त, और उसके बाद कहीं जरूरत से ज्यादा नहीं हो जाए तो लालू जी फिकवा दिया करते थे कुएं में। और उसी चुनाव में मेरी माताजी चुनाव हारी थी, तो इसलिए मुझे अच्छे से पता है। देखिए, विपक्ष को, हम लोगों का मानना है कि कोई भी सही वोटर ना छूटे और कोई भी फर्जी वोटर किसी सही वोटर का हक ना ले। लाजमी बात है इसके लिए एसआईआर लेकिन जरूरी है। एनडीए में भी तो इसमें दो विचार है ना। लेकिन इसमें एनडीए में भी दो विचार है। टीडीपी ने बोला कि ऐसा जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, टीडीपी ने यह बात बोली है। एनडीए में भी दो तरह के विचार है, टीडीपी ने यह बात बोली है। मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन महुआ माजी जिस दौर की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार भी उसी दौर में चुन कर आई, आपकी सरकार चुनी गई और दूसरी जगह पे कांग्रेस की हार हुई। अब आप बताइए, इलेक्शन कमीशन अगर बीजेपी का प्रोपेगेंडा चला रहा होता तो आप कैसे जीत जाते? या आपकी जीत जायज है और दूसरी जगह जीत झूठी है, ऐसे कैसे होगा? देखिए, झारखंड में भी महुआ माजी बोल रही है लेकिन हमारे यहाँ दाल नहीं गल पाई। हाँ, अच्छा, आपके दाल नहीं गली? पर उनकी दाल नहीं गल पाई। लेकिन मैं बता रही हूँ कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, बीएलओ क्या कर रहे हैं, ये सबके सामने है। एक प्रतिष्ठित पत्रकार ने जब इन बातों को सामने रखा, जब लोगों का इंटरव्यू लिया और प्रूफ के साथ दिखाया, तो उन पर एफआईआर हो गया। ये आप लोग भी जान रहे हैं कि किस तरह से पत्रकार महोदय ने सच्चाई दिखाई और उन पर एफआईआर लेकिन महुआ जी ये समझाइए ना, आपके यहाँ दाल कैसे नहीं गली? जब इलेक्शन कमीशन गड़बड़ करने पे उतारू था तो आपके यहाँ गड़बड़ नहीं करी, महाराष्ट्र में गड़बड़ कर दी, हरियाणा में गड़बड़ कर दी, जम्मू कश्मीर में गड़बड़ फिर नहीं करी। अब अभी की बात हो रही है कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के कितने लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली में और महाराष्ट्र में, झारखंड में, हर जगह बिहार के लोग रहते हैं। उनको बुला के सब कुछ किया गया? अगर ऐसा होता, एक छठ में जब लोग आते हैं तो हर ट्रेन बड़ी हुई रहती है, बसों के छत पे लोग होते हैं, ट्रेन की खिड़कियों के बाहर लटके हुए रहते हैं। आपको कहीं दिखा कि कहीं से कोई बस या ट्रेन में लद कर बिहार के लोग आए हैं यहाँ पर इस सब जांच में? तो आखिर ये आंकड़े सही है या नहीं है, इस पर जब सवाल उठ रहा है तो चुनाव आयोग को आकर साफ करना चाहिए। ओके, यू मेड योर पॉइंट। की क्या बात है? आपने देखा कि देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जब जनता के बीच बहुत कुछ था, उस समय उसको ट्रांसपेरेंट नहीं किया गया। बाद में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको सार्वजनिक करने के लिए, तब पता चला कि उसके अंदर क्या क्या खेल है। तो इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ताकि जनता के मन में जो भी वहम है वो दूर हो जाए और पार्लियामेंट अच्छे से चल पाए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आपकी दाल नहीं गली झारखंड में, बाकी जगह दाल गल रही है आपकी, वहां आप सोडा डाल नहीं पाए दाल में। नहीं, किसकी? वो सोडा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सोडा दूसरा वाला सोडा नहीं, बेकिंग सोडा की मैं बात कर रहा हूँ। सोडा डाल के दाल अच्छे से गल जाती है, बट डोंट टेक इट अदरवाइज। भाई आजकल लोग किसी भी बात को पकड़ लेते हैं। किसकी दाल नहीं गल रही है, किसकी दाल नहीं गल रही, किसकी दाल में काला है, वो अभी समझ में आ जाता है। अमीश जी, हम सभी माननीय सांसद यहां बैठे हुए हैं, इस प्रकार की भ्रामक बात नहीं करनी चाहिए। महुआ जी ने कहा कितने लोगों को आपने ट्रेन में आके लद के आके देखा। अरे भाई, वो तो ऑनलाइन की व्यवस्था है, ट्रेन पे लदने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे कनेक्ट होकर सिर्फ क्लिक करने की जरूरत है, उसके द्वारा आप अपनी चीज का सत्यापन कर सकते हैं। सुखदेव भगत जी माननीय सांसद हैं, उन्होंने क्या बात बोली? उन्होंने कहा कि साहब अगर आधार गलत बन गए तो सरकार जिम्मेदार है। अरे मान्यवर सांसदों को तो ये नहीं बोलना चाहिए। आधार, जब कोई व्यक्ति आधार बनवाता तो सारे अधिकारी संबंधित राज्य सरकार के होते हैं
और कई राज्य सरकारें हैं जिन पे गंभीर ढंग से उनके यहां इस प्रकार के आरोप हैं। और मैं कोट करना चाहता हूं, बिहार में तो राज्य सरकार भी 20 साल से आपकी है लगभग। लेकिन सुधांशु जी रुकना पड़ेगा, गलती से ये नहीं मैं ये सरलता से बोल रहा हूं, ये गलती से मिस्टेक हो गया। बिहार में सरकार आप ही की है पिछले 20 साल से, 2-2.5 साल इधर उधर आप ले लीजिए, लगभग एनडीए की सरकार है। नीतीश बाबू कभी इधर आते हैं, कभी उधर जाते हैं। पूरा होने दीजिए तो आपको समझ में आएगा। प्लीज जी मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए, सब समझ में आ जाता है। जी सुधांशु जी, आप किसी भी राज्य में आधार बना सकते हैं और उसके बाद किसी दूसरे राज्य में जाके शिफ्ट हो सकते हैं। हेमंत सोरेन जी ने झारखंड चुनाव के समय ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि झारखंड में जहां आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी अल्पमत में आ गए हैं, ये सब लोग पश्चिम बंगाल से आधार कार्ड बनवाकर आकर झारखंड में हो गए। आई चैलेंज कि जाके देख ले, हेमंत सोरेन जी ने बोला है। तो भाई ये तो गलती से मिस्टेक नहीं, जो बात कह रहे हैं वो मिस्टेक की बात है। और मिस्टेक नहीं, ये एक षड्यंत्र है इस देश के साथ। मैं एक लाइन कह दूं, एक षड्यंत्र है देश के साथ। 9 फरवरी 2025 को महुआ जी दाल अगर गल नहीं रही थी, आप कह रहे झारखंड में इनकी दाल नहीं गली, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी इनकी दाल नहीं गली, केंद्र में 240 आ गई, वहां भी दाल नहीं गली। ये तो मतलब ये हो रहा है कि जहां बीजेपी की दाल गल नहीं रही है, वहां तो कह रहे हैं हम अपने बूथ जीत रहे हैं। जहां बीजेपी जीत जाती है वहां इलेक्शन कमीशन जिता रहा है। झारखंड की बात करती हूँ, आप मेरी बात समझने की दिल्ली के अंदर तो कांग्रेस भी सेलिब्रेट कर रही थी जब वोट कट रहे थे। समय में पूरे चुनाव के समय में ये प्रचार किया कि झारखंड में घुसपैठ है, बांग्लादेशी आ रहे हैं और ये सब कुछ हुआ। लेकिन जब उस क्षेत्र में संताल परगना में भाजपा के इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी पन्ना कमेटी है, तो एक भी घुसपैठिए का नाम उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। एक सीमा हैदर जब पाकिस्तान से आई इंडिया में, पूरा देश जान गया, उसका चेहरा पूरे देश ने देखा जाना। लेकिन क्या झारखंड में अगर इतने घुसपैठिए आए तो झारखंड में तो आप जीत ही गए ना महुआ जी। ये अगर बीजेपी ने विषय बनाया, ये तो आप बीजेपी की बात को सिद्ध कर रही हैं। आप कह रही है कि बीजेपी ने विषय बनाया, उसके बावजूद आप जीत गए, तो फिर इसका मतलब बीजेपी अपनी दाल गलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दाल नहीं गली, जनता ने नहीं गलने दी दाल। और महाराष्ट्र में जनता ने विपक्ष की दाल नहीं गलने दी। वो लोग बीजेपी के बहकावे में नहीं आए, बीजेपी के खेल में नहीं आए, इसलिए हम जीते। जिस तरह से चुनाव के समय में भाजपा ने वहां खेल खेला, हमारे बड़े लीडर्स को अपनी तरफ किया, इससे जो लोगों में गुस्सा, एक भड़ास थी, उसका हमें परिणाम मिला। लेकिन वहां पर ये थोड़ी कंफ्यूजिंग बात है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी और अरुण भारती का रिप्लाई जरूरी है। लगातार प्रयास कर रहे थे जी। अरुण भारती, झारखंड में आपकी दाल नहीं गली, लेकिन महाराष्ट्र में गल गई है। एक सेकंड अरुण भारती, सच्चाई समझी। ठीक है अरुण भारती जी, 40 सेकंड। देखिए अमीश जी, प्रियंका जी, हम एक सीट पर लड़े, झारखंड में हम एक सीट पर लड़े और राजद के इनके बहुत पुराने मंत्री हुआ करते थे, उनको हमने हराया है। देखिए विपक्ष की सहूलियत की राजनीति है, जहां ये जीतते हैं वहां तो ये खुद के बल पर जीतते हैं, लेकिन जहां हारते हैं वहां पर ये हर स्वायत्त संस्था पे उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। विपक्ष की यही दोहरी चाल है हर बार के लिए। देखिए इनके नेता जो है राहुल गांधी, सदन में आते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं तो हंगामा खड़ा करवा देते हैं, और जब बात आती है कि भाई बहस कीजिए, बात कीजिए, तब ये बोलते हैं मुझे बोलने नहीं। ठीक है अरुण भारती जी जी, ठीक है। प्रियंका चतुर्वेदी वांट्स टू रिप्लाई। अरुण भारती जी, आई विल कम बैक टू यू, आपके ऑडियो में थोड़ा ग्लिच आ रहा है। ओके प्रियंका चतुर्वेदी। अमीश जी एक अनुरोध है, मैं बिल्कुल भगत साहब आपके पास आ रहा हूं, भगत साहब आपके पास आऊंगा, पहले प्रियंका चतुर्वेदी बोल रही हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, देखिए मैं सुधांशु जी की बात हमेशा ध्यान से सुनती हूँ, अभी भी बहुत ध्यान से सुन रही थी। उनका वो जब बात कर रहे थे, मुझे ध्यान आ गया कि जब उत्तर प्रदेश के जो पावर मिनिस्टर हैं मथुरा गए हुए थे, उनसे पूछा कि नीतीश कुमार जी ने एक नया प्रॉमिस किया है जनता को फ्री बिजली का, तो उन्होंने कहा जब पावर ही नहीं आता है वहाँ पर तो बिजली का बिल कहाँ से आएगा। तो ऐसे ही बाकायदा अभी उनका जो तर्क था, मुझे बिल्कुल उसकी याद दिला रहा था, कहीं भूल गए। हाँ, ए.के. शर्मा जी, थैंक यू। ए.के. शर्मा जी कॉमर्स सेक्रेटरी होते थे केंद्र में, और फिर उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया था भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बनाकर। तो मुझे सुधांशु जी की जो तर्क दे रहे थे बिल्कुल वही याद आ गया कि कहीं भूल गए कि 20 साल से उन्हीं की सरकार वहाँ पर है। कभी बीच में नीतीश कुमार जी इनसे रूठ जाते थे, अमित शाह जी ये कह देते थे कि अभी कभी इनको वापस नहीं लेंगे, पर फिर भी वापस ले लेते थे। अब साथ में अभी भारती जी कुछ बोल रहे थे, एक सेकंड। उन्होंने कहा ये विशेष अधिकार इलेक्शन कमीशन का है। बिल्कुल विशेष अधिकार इलेक्शन कमीशन का है हुजूर, पर सवाल ये उठता है जब इलेक्शन कमीशन पे इतने सवालिया निशान उठ रहे हैं
तो बकायदा आपको, उनको भी पता था, आपको भी पता है, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, राजद को भी पता है कि कब बिहार में चुनाव होने हैं। तो इलेक्शन कमीशन को 5 महीने पहले क्या ये एसआईआर करने की जरूरत पड़ गई? और टाइमलाइंस देखिए, किस टाइमलाइन को वो मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवालिया निशान इसलिए उठता है क्योंकि लोगों का जो ट्रस्ट डेफिसिट है बढ़ता जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ। अब ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी, ना कि एलजेपी के एमपी की, ना ही बीजेपी के एमपी की, कि आकर देखिए अब प्रियंका जी, आप और सुधांशु त्रिवेदी बैठे हुए हैं, आप दोनों अपनी पार्टी में बड़े वरिष्ठ हैं। एक सवाल सोशल मीडिया के जरिए आया, ये बीजेपी और शिवसेना उबाटा में चल क्या रहा है, यही बताए कोई, ये चल क्या रहा है? कभी फडणवीस जी कहते हैं कि आप इधर आ जाइए, कभी आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे उनसे मुलाकात करते हैं और सामना में भी तारीफ कर देते हैं। आज भी तारीफ करी अपेरेंटली देवेंद्र फडणवीस की। तो चल क्या रहा है सुधांशु जी आपके मन के अंदर, और इनके मन के अंदर चल क्या रहा है? इसे देखकर, इसे सोचकर कईयों को नींद नहीं आ रही महाराष्ट्र के अंदर। कुछ आप ही के सहयोगी हैं सुधांशु जी इसमें। नहीं, हमारा किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं है। हमारा सिद्धांत तो यह है कि सबका साथ सबका विकास। तो इनका साथ और इनका विकास करने जा रहे हैं क्या? नहीं, हमारा तो ये सिद्धांत है, सार्वभौमिक सिद्धांत। वो हमने बोला, अभी इनका क्या विचार है वो तो ये बता सकते हैं या इनके नेता बता सकते हैं। ओके, प्रियंका जी। मैं इतनी सीनियर भी नहीं हूं कि मैं यहाँ पे चैनल्स पे आकर डिसीजन बता सकूं। जब कुछ ऐसी कुछ खबर होगी मैं आपको जरूर, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आप ही को मिलेगी। नहीं बिल्कुल, लेकिन कुछ तो हो रहा है। और आजकल तो वो सैयारा फिल्म आई है, उसका एक बहुत बड़ा रेज भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि मौसम जरूर थोड़ा बदला है, मौसम जरूर थोड़ा रूठा हुआ है। शायद जो पार्टीज हैं वो बदली नहीं है। जी, मौसम जरूर थोड़ा रूठा हुआ है और मौसम को मना लिया जाएगा ऐसा लगता है। बाकी आगे होगा। लेकिन भगत साहब, आपका एक बयान भी बड़ा वायरल है आज। मैं अमीश जी, मैंने क्योंकि राहुल गांधी जी की बात है, मैं थोड़ा इन्हें बता दूं, राहुल गांधी जी की गंभीरता, उनकी संवेदनशीलता, 91% पार्लियामेंट में उनका प्रेजेंस रहा है। मोदी जी का कितना रहा है? 29%। इस बात को मैं कहना चाहता था बार बार। ऐसे ही अलग बात है, नेहरू फोबिया हो, गांधी फोबिया से ऐसे भी ये लोग सत्ता पक्ष वाले ग्रसित है। यही मैं बात इनको बताना चाहता था। जी, सुधांशु त्रिवेदी, नेहरू फोबिया, गांधी फोबिया से बाहर निकलिए आप। फिर मैं कह रहा हूं, और राहुल गांधी एक सीजेंड और गंभीर नेता है। नहीं, वो 91% उपस्थिति है, इसलिए मैंने कहा। भगत जी ने जो बात कही, हाँ नहीं बताता हूं, सुनिए महोदय, आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री और मंत्री की उपस्थिति नहीं लगती है, क्योंकि वो सतत प्रेजेंट माने जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और राहुल गांधी जब केवल सांसद थे, जरा बता दीजिए कितने उन्होंने अटेंड किया था, कितने प्रश्न पूछे थे, सदन की कार्रवाई में कितना डिबेट में भाग लिया है, 414 तक। और मैं दूसरा पूछना चाहता हूं, जिन जिन संसदीय कमेटियों में वो सदस्य हैं उसमें जरा अटेंडेंस बताइए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और वो कितने गंभीर हैं, मैं किसी भी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता, पूरे देश को वो याद होगा वो वीडियो क्लिप या वो दृश्य, प्रधानमंत्री जी जाके गले में ऐसे किए और उसके बाद जाके कुर्सी पे बैठ के जो आंखों से एक कही बैनन अनेक कही नैनन किया था, उससे सबको समझ में आ गया वो कितने गंभीर। दूसरी गंभीरता मैं एक बात आना चाहता हूं सर, ये सिर्फ फैक्ट कोट कर रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। भगत जी सुनिए, एक लाइन और समझिए, एक और दो वाक्य और बोलिए, सबको समझ में आ जाएगा। सुखदेव जी 2 वाक्य, चलिए बोल लीजिए। जी बोलिए, कह लीजिए। बहुत मैं थोड़ा स्पष्ट दिला रहा हूं, आपने जो उस पार्लियामेंट की बात की, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो भाजपा के नहीं भारत के प्रधानमंत्री जी हैं। और एक उनका थोड़ा जेस्चर में बता दूं, यूं करना, यूं करना, क्या प्रधानमंत्री पद के गरिमा के ये अनुरूप है क्या? मैं तो इसलिए मैंने कहा सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, सवाल इस बात की है, अमीश जी ने जो यहां पर चर्चा कराई है कि SIR क्या वो सही कार्य कर रही है, उसके माध्यम से किस प्रकार लोगों को प्रताड़ित की जा रही है और बैकडोर से कैसे एंट्री की जा रही है, ये सुधांशु का जवाब। ये चिंता की प्रधानमंत्री के इशारे भी सही नहीं थे जो ऐसे करे थे सुधांशु त्रिवेदी। देखिए वो क्यों करे थे, देखिए ऐसे वैसे उन्होंने कोई इशारे नहीं किए, हाथ और उंगलियों का प्रयोग करके सब बोलते हैं। इशारे क्या गलत थे? राहुल गांधी जी की पहली स्पीच याद करिए नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद,
वो कभी भगवान शंकर की फोटो यूं रख के यूं दिखा रहे हैं, कभी गुरु नानक देव की फोटो यूं रख के यूं दिखा रहे हैं। और मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, शपथ ईश्वर के नाम की नहीं ली है और भगवान की फोटो दिखा रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजी में शपथ ली है, सोलमली अफर्म बोला है, और ईश्वर के नाम की शपथ दिखा रहे हैं। वक्फ बोर्ड की डिबेट के दौरान रात को 12 बजे वो पैजामा और टी शर्ट पहन के संसद भवन के अंदर आ गए। इसलिए पूरे देश को यह पता है कि कौन कितनी गंभीरता से इस विषय को लेता है, इसलिए हम उसको मुद्दा न बनाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि किस देश की जनता की प्रधानमंत्री के प्रति क्या गंभीरता की सोच है और राहुल जी के प्रति क्या गंभीरता की सोच है, ये भली बात ही सबको ये बात पता है। अब रही बात नेहरू फोबिया और उसकी बात कर रहा हूं, तो एक लाइन में मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस खुद ही नेहरू फोबिया से बाहर नहीं आ पा रही है। बताइए, 1920 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मोतीलाल नेहरू से लिया अध्यक्षता का पद। आज 2025 में उसी परिवार के पास है। मतलब फैक्चुअल बोल रहा हूं, अगर सुखदेव जी आपको न याद हो, रावी के तट पर ये दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें मोतीलाल नेहरू से अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू पे गई थी। ओके, और आज सुखदेव भगत जी मेक योर पॉइंट। सुधांशु जी मतलब 1929 में लाहौर कन्वेंशन में पूर्ण स्वराज की जो घोषणा हुई, पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई, और निश्चित रूप से आज नेहरू जी, मैं आ रहा हूं, इस परिवार की खासियत ये रही है, जिनकी दादी गोली से छलनी की गई, जिनके पिता इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अपने प्राणों का न्यौछावर किया, ये शहीद परिवार है। और हमें फक्र है कि हम उस परिवार के, जो हमारे अध्यक्ष रहे, उस परिवार का हम सदस्य हैं। ये तो फक्र करने की बातें हैं, आरोप लगाने की बातें नहीं है, फक्र करने की बातें हैं। रही बात प्रियंका गांधी जी की हो, राहुल गांधी जी की बातें हो, या सोनिया गांधी जी की बात हो, जिस गांधी की बात करें, सारे लोग निर्वाचित हमारे होते रहे, जनता ने उन्हें जिताया है, और हम संसदीय ये लोकतांत्रिक पद्धति से हम आए हैं। ये इसलिए हमने कहा कि ये तो शहीद परिवार की बात है और हम करते हैं। जी महुआ माझी कुछ कहना चाहती है। महुआ माझी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप लोग तो विषयांतर कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर बोलना ये है कि माननीय धनखड़ जी ने क्यों रिज़ाइन किया, इस पर तो बात कीजिए, जिस पर तरह तरह की अटकलें आ रही हैं। मुझे तो लगता है कि अभी सत्ता पक्ष को चाहिए कि देश के सामने इस बात को रखा जाए कि अचानक से ऐसी क्या बात हो गई कि रिजाइन करना पड़ा, और जबकि सभी लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी कह रहे हैं कि नहीं थी। ममता बनर्जी, बड़ी खबर है, ममता बनर्जी कहती है देखते हैं आगे क्या होता है। धनखड़ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। धनखड़ के इस्तीफे का पर ममता बनर्जी का ये बयान आया अब से कुछ देर पहले। सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। महुआ माझी की बात का जवाब। इसका उनके बयान का कारण ये है, हाँ, उनके बोलने का कारण ये है कि पिछले ही बजट सत्र में वो बीमार पड़ गए थे, उनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, शायद स्टेंट वगैरह कुछ लगा था, तो उस समय भी वो 7 दिन के अंदर ही लगभग वो फिर से वापस आ गए काम पर। तो स्वास्थ्य को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित होने वाले व्यक्ति नहीं है। आप यहाँ पर चाहते हैं कि हम लोग के सामने, आप भी राज्यसभा एमपी हैं, सुधांशु भी राज्यसभा एमपी और प्रियंका भी राज्यसभा एमपी है। ओके सुधांशु जी, मेक योर पॉइंट। देखिए, मेरा मानना है कि धनखड़ जी देश के उपराष्ट्रपति थे और आज ही उन्होंने रिजाइन किया है। किसी के स्वास्थ्य को विषय बनाना उचित नहीं है। हम लोग स्वास्थ्य को मुद्दा नहीं बनाते। और जहां तक ममता जी की बात है, जब धनखड़ जी राज्यपाल थे तो वो कैसे कैसे उनको विशेषणों से सुशोभित करती थी, और आज वो किस आधार पे अचानक कहने लगी, जब वो स्वयं कह रहे हैं कि वो स्वास्थ्य संबंधी कारणों से त्यागपत्र दे रहे हैं, अब वो कह रही हैं कि स्वास्थ्य ठीक है। मुझे लगता है इसे सोनिया गांधी जी ने चुनाव नहीं लड़ा, राज्यसभा से आ गई, तो हमने मुद्दा नहीं बनाया। अगर लालू प्रसाद यादव जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम इसे मुद्दा नहीं बनाते। तो स्वास्थ्य को मुद्दा बनाना उचित नहीं है। कम से कम कुछ चीजों को राजनीति से परे रखना चाहिए। हाँ, विषय पे बात करते हुए अमीश जी, मैं अपने जो सम्मानित विरोधी सांसद भगत कुछ कहना चाह रहे हैं। मिस्टर भगत कुछ कहना, सुखदेव भगत कुछ कहना चाह रहे हैं। सुखदेव भगत, वो कह रहे हैं स्वास्थ्य को मुद्दा बनाना जायज नहीं है। दूर तलक जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। नड्डा जी ने कल उनको इतना आहत किया, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। ये संसद जो है, नड्डा जी संसद के मालिक हैं थे क्या? इस तरह के शब्दों को उन्होंने प्रयोग किया। और क्या ये जो सदन है वो बहस का स्थल है या तानाशाही का मंच बन गया? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिस प्रकार और जिस स्वास्थ्य की बात कर, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो स्वस्थ रहे, उनका दीर्घायु बने। लेकिन साथ ही साथ कल जो चीजें आई, कुछ अचानक, कुछ अनचाहा, कुछ अनसुलझा, और ये जो स्वास्थ्य जो कारण बताए गए हैं,
इसकी असली बीमारी कहीं और है, कहीं सिस्टम में तो नहीं है, कभी दबाव में तो नहीं है, कहीं बिहार के चुनाव की रणनीति में तो नहीं है। इन चीजों को देखना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश के साथ भी यही होगा जो धनखड़ के साथ हुआ है, जो शिंदे के साथ हुआ है। ओके, प्रियंका चतुर्वेदी कुछ ऐड कर रही है। अमीश जी इस जी अमीश जी एक लास्ट एक सेकंड में 2 सेकंड में ले रहा हूं। और इस बीमारी का जानते हैं क्या बीमारी, कौन 3 बीमारी है? न्यायपालिका से टकराव वाली बीमारी, बिहार के चुनाव वाली बीमारी और टाइमिंग की बीमारी। ये बीमारी है महत्वपूर्ण। जी प्रियंका चतुर्वेदी कुछ कह रही है, देन सुधांशु चतुर्वेदी यू रिस्पॉन्स। ओके प्रियंका जी। नहीं, मैं तो सुधांशु जी से बस एक ही चीज़ कहूँगी, अपने दिल पे हाथ रख कर बोलिए कि जो भी आपने उनकी हेल्थ को लेकर कहा, राजनीति को लेकर कहा, क्या आप उससे सहमत खुद हैं? खुद ही आज आप कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे, क्योंकि उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक थी, वो पूरा पार्लियामेंट प्रोसीजर अटेंड कर रहे थे। बस सवाल ये उठता है, अगर उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी और मेडिकल एडवाइजरी उनने एक्सेप्ट की है तो ये मॉनसून सेशन से पहले कर लेते। अब मॉनसून सेशन डिस्टर्ब हो चुका है, बीएससी की मीटिंग नहीं हो रही है, तो ये डिस्ट्रप्शन राज्यसभा में जो हुआ है अनवांटेड था। अगर हेल्थी रीजन था तो वो एक दिन पहले ही इस्तीफा दे देते, वहीं पे काम खत्म हो चुका होता, आप लोग ने यू वुड हैव हैड समथिंग इन प्लेस। पर अनफॉर्चुनेट बात ये है, और बात ऐसी है, इनको लगा था कि जब वो गवर्नर थे और ममता बनर्जी को रोज दिन रात वो उनके इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को तकलीफ देते थे, तो वही सेम फॉर्मूला वो शायद जब वाइस प्रेसिडेंट की गद्दी पे बैठेंगे तो जो ये कहेंगे हाँ, वो कहेंगे हाँ, वो कहेंगे ना, तो ये करेंगे ना। तो इनको लगा था वो उनको कंट्रोल कर पाएंगे। पर एक जो सोचने समझे वाला व्यक्ति होता है वो अपनी भी अक्ल लगा सकता है। वो हुआ है, क्लैश हुआ है, जिसकी वजह से इस्तीफा हुआ है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब सुधांशु त्रिवेदी। जेपी नड्डा जी डिग्निटी ऑफ द हाउस बिल्कुल रखकर माइंड में वो बात करेंगे। जी, हालांकि ये विषय ओके बोलिए। देखिए प्रियंका जी से मैं कहना चाहूंगा, किसी का स्वास्थ्य खराब है, ये दिल पे हाथ रखने की जरूरत नहीं, दिमाग पे हाथ रखने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य की रिपोर्ट अवेलेबल होती है। स्वास्थ्य के बारे में वो जो बोल रहे हैं वही हमें मानना चाहिए। अब दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, बड़ा आश्चर्य लग रहा है मुझे अमीश जी, जो लोग धनखड़ जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए थे पिछले सत्र में, जिन लोगों ने धनखड़ जी की मिमिक्री की संसद के गेट के ऊपर, तृणमूल कांग्रेस के सांसद, और बहुत ही अभद्र अपमानजनक तरीके से, और राहुल गांधी जी उसका वीडियो बना रहे थे, उन लोगों का अचानक बदला हुआ कैरेक्टर, वाह, देखते बनता है। इसका मतलब जो कल खुद कह रहे थे, आज धनखड़ जी के स्वास्थ्य को किस ढंग से राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं, मुझे लगता है बहुत क्षुद्र स्तर की राजनीति है। इससे विपक्ष को बाज आना चाहिए। हां, मैं एक फैक्ट जरूर कह देना चाहता हूं कि जो हम लोग आज मुद्दे की बात कर रहे थे, जब इलेक्टोरल रोल्स की बात आती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने 9 फरवरी 2025 को बोला है कि यूएस एड ने पिछले वर्षों में मिलियंस ऑफ डॉलर दिए भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। अब उन्होंने कहा, मेरी समझ से बाहर था कि पिछले रिजीम में सैकड़ों करोड़ रुपए भारत में मतदाता की संख्या बढ़ाने के लिए क्यों प्रयोग हो रहा था। किसी ने नहीं बोला विपक्ष वाले ने कि जांच होनी चाहिए, सब चूं। उसका कारण क्या है कि पिछले 2024 के लोकसभा में, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूं, आपके लाखों दर्शक अपने आप कनेक्ट करें। 2024 की लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां से हुई है, किस लोकसभा सीट पे? असम की धुबरी सीट पे हुई है। कांग्रेस प्रियंका कुछ ऐड करना चाह रही है, प्रियंका को जवाब देना चाह रही है। जो राहुल गांधी से 3 गुनी अधिक जीत है। संक्षेप में प्रियंका चतुर्वेदी रिप्लाई। लोकसभा क्षेत्र जहां सर्वाधिक डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, प्रियंका जी पर जीत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। इससे समझ में आता है, सुधांशु जी वोटर बढ़ाने के लिए प्रियंका जी बोलिए, प्लीज बोलिए। सुनिए, खबरें विदेश से, सुधांशु जी ऐसा है, सुधांशु जी, और बवाल भारत देश। प्रियंका चतुर्वेदी मेक योर पॉइंट। प्रियंका जी जी सुधांशु जी, मैं अपने माथे पे हाथ रखकर, अपने दिल पे हाथ रखकर ये जरूर कह सकती हूँ कि हाँ, हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे और हमें बिल्कुल अभी भी आई स्टैंड बाय इट कि सबसे पार्टिसन अगर चेयरमैन थे और मैं ये भी कहूँ कि आई वाज अ सिग्नेटरी टू इट एंड आई स्टैंड बाय इट। सवाल उनकी हेल्थ का नहीं था, सवाल उनके टाइमिंग का था। वो उनने इस्तीफा दिया है, आपके दबाव में दिया, बात ये थी। चलिए वो छोड़िए, मैं अब आपको बस एक चीज़ और कहना चाहती हूँ। जो यूनाइटेड स्टेट्स का आप हवाला दे रहे हैं, वो रिपोर्ट थोड़ा अगर आप जाकर पढ़ लेंगे, हाल ही में कुछ 1 हफ्ता पहले वो खारिज कर दी गई है। और इन्वेस्टिगेशन का दायरा सरकार का होता है, विपक्ष का नहीं। तो आप उस पर भी इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए।